हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रूट साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी मोस्ट वेलकम हैं। मैं हूं नीरज पांडे। और दोस्तों, आई होप कि आप सभी हेल्दी और वेल्दी, गुड एंड फाइन होंगे। और आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है केएस मेंस, उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। और जो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है जीएस पेपर 2, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का पोर्शन। केएस का मेंस कंप्लीट हो चुका है। आप सभी ने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देखे होंगे। और स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जिन्हें नेक्स्ट ईयर्स, अपकमिंग ईयर्स में मेंस देना है, जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं जिनके मेंस कंप्लीट हो चुके हैं, ऑब्वियसली उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो एस्पायरेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, कुछ आई विल नॉट से कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, मेहनत की होगी, बट शायद कुछ मार्क्स से रह जाए, कुछ गलतियां हुई हो, कुछ मिस्टेक्स हुई हो, कुछ हो सकता है कि उस लेवल की मेहनत नहीं की हो। एनीवे, उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं कि ये जो सिविल सर्विसेज की फील्ड है, यूपीएससी है, केएस है, ये समंदर है। और समंदर में हम जब गोता लगाते हैं, उसका जो सरफेस है वो कहां है, वो शायद वो उस पर मोती जो हम ढूंढते हैं शायद बहुत मुश्किल होता है। उस मोती को कैसे पकड़े, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम एक डायरेक्शन ले। और वो डायरेक्शन में कहां से मिलती है? वो डायरेक्शन हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मिलती है, यानी कि पीवाईक्यू से। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और दूसरा एस्पेक्ट वो है आंसर राइटिंग, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि आंसर राइटिंग एक आर्ट है, आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है। और ये आर्ट और ये जो प्रोसेस है वो एक दिन में, कुछ ही समय में, आप ये कह सकते हैं कि इमीडिएट बेसिस पर ये कंप्लीट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके लिए समय और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आवश्यक होता है। एनीवे, हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो जीएस पेपर 2 में, मैं आईआर वाला पोर्शन यहां पर कवर नहीं करूंगा। कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, उनको उनकी फ्रेमिंग भी हम लोग देखेंगे। जो सोशल जस्टिस और गवर्नेंस वाले पोर्शन है, इनको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। लेकिन पूरे पेपर पर एक बार नजर जरूर, एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा था। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे क्वेश्चन पेपर पे देखने को, क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद पता चलती है, वो ये है कि करंट अफेयर्स इज द की टू सक्सीड। यदि आप करंट अफेयर को मिस कर रहे हैं तो यह शायद एक ब्लेंडर होगा। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अभी हम जब एक एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यह आइडिया तो आपको लग जाएगा कि यदि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पर हमारी नजर रही होगी तो शायद इस क्वेश्चन पेपर को हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे। बहुत बेहतर, वो जो पॉसिबिलिटी है, वो जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी बहुत बेहतर हो सकती थी। तो करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, वो करंट अफेयर्स कब? जब स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग हो। स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग होगा तो आपकी करंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और स्टैटिक पोर्शन से करंट से जब करंट से रिलेट करते हैं तो कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा होता है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि क्वेश्चन, मैंने जैसा कहा कि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और जो पॉलिटी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उनको हम एक साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन पर जरूर थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यदि आप यहां पर देखें तो क्वेश्चन है, यदि फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो पहले चीज तो आपको यह समझना है, क्वेश्चन को देखने से इतनी अंडरस्टैंडिंग, हमारे पढ़ने के बाद इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ये एक्चुअल में प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, प्योरली सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, प्योरली गवर्नेंस का क्वेश्चन है, ये कंबाइंड फॉर्म में है, यानी कि मिक्स्ड फॉर्म में है। एक पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस and welfare delivery system is a fundamental right to life and liberty discuss। सबसे पहले यहां पर तो आपको जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स को सबसे पहले उन कीवर्ड्स की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए कि कीवर्ड क्या कह रहे हैं। यहां पर कीवर्ड क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है डिस्कस, ये प्लस इसके साथ साथ इंक्लूसिव एंड
इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस, और यहां पर फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यदि आप यहां पर इस लाइन को देखें, ये जो आपका जो सेंटेंस जो वर्ड्स लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो यहां से देखने से हमें यह पता चलता है कि शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 में हमें पढ़िए फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बट यदि ओवरऑल क्वेश्चन को यदि आप देखें, इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस किसके लिए? टू ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम। तो यहां से हमें यह पता चलता है ये जो ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम है, तो ये तो गवर्नेंस का पार्ट हो गया लेकिन ये जो आपका है इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल, इंक्लूसिव ये तो सोशल जस्टिस का पार्ट हो गया। लेकिन ये जो पोर्शन है इसको देखने से तो यहां से हमें पता चलता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन कहां से है? तो ये मैं क्वेश्चन कहूंगा कि मिक्स फॉर्म तो है, लेकिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स का। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कैसे है? अप्रैल में 2025 में, एग्जैक्ट डेट आई एम नॉट रिकॉलिंग, बट देयर वाज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देयर वाज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो लाइन लिखी गई, जो कोर्ट लिखा गया है, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि यदि आपने करंट अफेयर्स पर नजर रखी होगी ये एक्चुअली केस था, दो कह सकते हैं, दो पिटिशनर थे इसमें बेसिकली, एक प्रज्ञा प्रसून एंड अदर्स, और दूसरा जो है जो दूसरा केस था इसमें, ये अमर जैन केस। दोनों पिटिशनर थे, एक साथ जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें था क्या, मैं बेसिकली थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, इसके बाद तो हम डिटेल में फ्रेमिंग वगैरह करेंगे नेक्स्ट सेशन में। एक्चुअल में जो ये यहां पर वर्ड लिखा हुआ है ई गवर्नेंस, डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम, आप सभी को पता है केवाईसी के बारे में। ई केवाईसी जो है वो मल्टीपल बेनिफिट्स लेने के लिए केवाईसी गवर्नमेंट करवाती है, बैंक्स करवाते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स के जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं। और ई केवाईसी यानी कि डिजिटल केवाईसी, और डिजिटल केवाईसी के लिए जरूरी होता है जैसे आई का ब्लिंक करना, फेस का मूवमेंट करना। लेकिन कुछ एसिड अटैक विक्टिम्स थे जिनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, दूसरा कि कुछ ऐसे लोग हैं या थे जो 100% विजुअली इंपेयर्ड थे। अब ऐसी कंडीशन में क्या ये उनको इन फैसिलिटी से, इन बेनिफिट से क्या डिप्राइव किया जा सकता है? क्या जो डिजिटल गैप है उस डिजिटल गैप को बना करके इंक्लूसिव एक्सेस टू ई गवर्नेंस, इंक्लूसिव एक्सेस टू वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम, क्या इसको हम इमेजिन कर सकते हैं? यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यह केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम को एक अंडर आर्टिकल 21 के तहत इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में इंक्लूड किया है। और यहीं से ये क्वेश्चन जो है आपका रेज किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन अगेन, यहां पर देखें तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का स्टेटमेंट है, बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट should reach all sections of society, especially the disadvantaged and the marginalized। ये क्वेश्चन जो है सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। ये ऑब्वियसली आप पहले से इन चीजों को जानते आ रहे हैं। ये जनरलाइज्ड है, लेकिन आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट्स की स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, जो अभी करंट एक्टिविटी, जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेसिडेंट जो हमारे उनका स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी शुड गाइड गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। अभी और ये यहां पर है इलूसिडेट, इसको मैं इसकी फ्रेमिंग भी इसी सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि आप यहां पर देखें, ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, जो बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी या डिबेट चल रही थी, रिलेटेड टू द रोल ऑफ द गवर्नर।
क्या जो गवर्नर का रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डेवलपमेंट या उनके इनिशिएटिव जो है, जो उनके डिसीजन है, उन पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना है? या गवर्नर का जो रोल है वो गवर्नर का रोल एक गाइड की, एक मेंटर की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह होना चाहिए? क्या गवर्नर का रोल एक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होना चाहिए? या डेमोक्रेसी में गवर्नर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, किसी भी पोजीशन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का जो रोल है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए? यहीं से एक क्वेश्चन है। अभी काफी कंट्रोवर्सी आई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप सभी जानते हैं तमिलनाडु के केस में। नॉट ओनली द केस ऑफ तमिलनाडु बट ऑल्सो द केस ऑफ पंजाब, बट ऑल्सो द केस ऑफ झारखंड, द केस ऑफ वेस्ट बंगाल, द केस ऑफ केरला। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये अभी करंट में मल्टीपल डिबेट चल रही हैं और स्पेसिफिकली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर की पोजीशन का यूज करती है, गवर्नर की अथॉरिटी का यूज करती है? क्या गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है? ये अभी मल्टीपल डिबेट चल रही हैं गवर्नर के रोल को लेकर के, और यहीं से करंट का क्वेश्चन है। जजमेंट आप सभी को पता है, जो बिल पे पेंडिंग होते हैं गवर्नर के पास, जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर के गवर्नर के पास जा रहे हैं, और गवर्नर किस प्रकार से उनको पेंडिंग रख रहा है, किस प्रकार से प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं? क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर इन द सेंस की क्या ये एक ऑटोक्रेटिक पावर है कि भैया हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे? Ultimately, every authority should work in the interest of the people. और इसी डिबेट को लेकर के ये क्वेश्चन है यहां पर। एनीवे, हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये करंट का, आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको किसके मिल रहे हैं? करंट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, डिलिमिटेशन मस्ट गो बियॉन्ड काउंटिंग ऑफ सिटीजंस टू मेकिंग देयर वॉइसेस काउंट। अब इस क्वेश्चन को यदि आप समझें, डिलिमिटेशन मस्ट गो beyond counting of citizens to making their voices count। 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होना। 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा, उस फर्स्ट सेंसस का जो डेटा आएंगे, उस डेटा के बेसिस पर डिलिमिटेशन होना है। और ये भी अभी डिबेट एंड डिस्कशन डेली बेसिस पर, न्यूज़पेपर्स में, डेली बेसिस पर मीडिया में ये चल रहा है। ऑब्वियसली 2026 आ भी रहा है, डिलिमिटेशन हो रहा है और सेंसस भी स्टार्ट हो गया है। अभी सेंसस जब होगा तो हमारे हेड काउंट्स होंगे कि भैया कौन कहां पर किस स्टेट में कितने लोग हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पर डिलिमिटेशन मस्ट गो बियॉन्ड काउंटिंग ऑफ सिटीजंस, हेड काउंट्स नहीं सिर्फ, बल्कि मेकिंग देयर वॉइसेस काउंट। अभी क्वेश्चन कह क्या रहा है कि भैया सेंसस तो हो जाएगा, और सेंसस हो जाएगा उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा। डिलिमिटेशन का मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन द स्टेट्स, यही होना है। अब इसमें जब डिलिमिटेशन जब होगा तो जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन, द स्टेट विच हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन will have the most number of seats, will have the most number of representatives, और जिसकी पॉपुलेशन कम हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, उसकी नंबर ऑफ सीट्स, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो पहला यहां पर क्वेश्चन आता यह है कि फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया, किस पर्सपेक्टिव में? उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, उन स्कीम्स को, इन पॉलिसीज को के लिए उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उनकी वॉइस, उन स्टेट्स की वॉइस फेडरल सेटअप में, फेडरल स्ट्रक्चर में। तो पहला चैलेंज फेडरल सेटअप का क्या? हालांकि दो वी हैव नॉट एडॉप्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर फॉलोड इन अमेरिका, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो स्पेसिकली जो साउदर्न स्टेट्स हैं, उनकी एक चिंता है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है। पहली चीज, फर्स्ट में इसके मल्टीपल डायमेंशंस है। फर्स्ट, मेकिंग देयर वॉइसेस काउंट फर्स्ट। सेकंड,
कि अभी काफी डिस्कशन एंड डिबेट रिलेटेड टू द रोल ऑफ द अपोजिशन, रिलेटेड टू द वॉइस ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन में कौन होता है? जो माइनॉरिटी में होता है, यानी कि जिसके नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं। तो क्या ये हेड काउंट तो हो जाएगा, बट क्या जो अपोजिशन है, अपोजिशन के जो कंसर्न्स हैं, अपोजिशन की जो आवाज है, अपोजिशन का नॉट ओनली इन यूनियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो इन द स्टेट गवर्नमेंट्स, और सिर्फ यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एस्पेक्ट नहीं है, यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव है कि डेमोक्रेसी में एक जो माइनॉरिटी, कैसे एक पॉलिटिकल माइनॉरिटी और दूसरा लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज, इनकी वॉइसेस क्या सिर्फ मेजोरिटेरियन बेसिस पर रूल होगा? और मेजोरिटेरियन बेसिस पर यदि रूल होगा तो फिर जो हेड काउंट के बेसिस पर, इसका मतलब है कि सिर्फ हेड काउंट के बेसिस पर रूल हो रहा है, सभी की वॉइसेस को सेम पर्सपेक्टिव में नहीं सुना जा रहा है। इसको भी जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चन है, एक सेशन में सारे कंप्लीट नहीं होंगे डिटेल में, हम उनको अलग अलग वे में लेंगे। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। मींस लास्ट 1 ईयर में जितने भी इवेंट्स, इंसिडेंसेस होते चले आ रहे हैं, जितनी भी चीजें क्या नाम से आपके न्यूज में, जो भी मीडिया में चल रहा है, उसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाया गया, रेज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप, आईआर का क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन द लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन अवर नेबरहुड। ये भी अभी डिस्कशन में था, ये भी अभी चर्चा में था, न्यूज में था, क्योंकि बांग्लादेश में जो इवेंट्स हुए आप सभी को पता है, क्योंकि किस प्रकार से वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है, शेख हसीना वहां से भागी या भगाया गया, जो भी आप कह सकते हैं। प्लस इसके बाद जो हमारे इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस प्रकार से स्ट्रेंड हुए, उस पर्सपेक्टिव में अभी ये चर्चा में था, और वही भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कास्ट सेंसस एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अभी आप सभी को पता है कि जो सेंसस के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसमें कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया गया। तो कास्ट सेंसस क्यों इंक्लूड किया गया? तो ये कास्ट सेंसस का मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, ये भी करंट से क्वेश्चन है। काफी मीडिया में काफी जो है इसकी चर्चा हुई, तो अल्टीमेटली यदि आपकी करंट पर नजर रही होगी तो ऑब्वियसली आपने इसको कवर किया होगा। नहीं भी कवर किया होगा तो जो फ्यूचरिस्टिक एस्पायरेंट्स हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर देखना है, ध्यान रखना है कि आप करंट पर जितना आप ट्रेडिशनल यानी कि स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हैं, उतना करंट पर भी नजर रखिए। नॉट ओनली द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो द एनालिटिकल पोर्शन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट, टर्कीज overtures in South Asia are poised to increase India's troubles in coming times, elucidate। अभी टर्की का जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान वार चल रहा था, उसमें जो टर्की का रोल है वो भी काफी चर्चा में रहा, और उसी पर्सपेक्टिव में यहां पर क्वेश्चन आर पोइज्ड टू इंक्रीज इंडियाज ट्रबल इन कमिंग टाइम्स। उसी पर्सपेक्टिव में जो चैलेंज है, उसी पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट द ह्यूमैनिटी फेसेस टुडे, डिस्कस इट इन द लाइट ऑफ टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम इन अप्रैल 2025। जुलाई में मेंस हो रहा है, और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि 2 महीने के अंदर पहले का जो करंट अफेयर्स है, किस प्रकार से एक हमारे यहां पर इनह्यूमन टेररिस्ट एक्टिविटी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो टेररिज्म है, ये जो आतंकवादी घटनाक्रम होते हैं, ये सिर्फ ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी को समाप्त कर सकते हैं। और इसलिए ये जो है रिसेंट क्वेश्चन अभी चर्चा में, हालांकि ये हमेशा चर्चा में रहता है, ये इनह्यूमन कंडक्ट, बट अभी पहलगाम अटैक जो हुआ,
इतना हीनियस था कि इसने सबके जो आईब्रोज हैं वो रेज कर दिए। तो वहीं से क्वेश्चन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी फेसेस टुडे। अगेन करंट अफेयर से नेक्स्ट, द इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडरगोइंग चेंजेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड नॉट सीन इन 1945। द इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडरगोइंग चेंजेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड नॉट सीन सिंस 1945 में क्या हुआ था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को जापान के जो दो बड़े शहर, टू बिग सिटीज ऑफ जापान, और वो वहां पर जो बम गिराए गए, उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद से कह रहा कि तब तो एक ऑब्वियसली एक आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर एक मींस एक बिग इवेंट, बिग एक्टिविटी इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ऑर्डर थी। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है द इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडरगोइंग चेंजेस ऑफ मैग्नीट्यूड। तब से वो इंटरनेशनल ऑर्डर जो चेंज हुआ वो नहीं देखा जा रहा, लेकिन रिसेंटली किस प्रकार से चेंज हो रहा है सिंस 1945 से, उससे अगेन आईआर का क्वेश्चन है ये, और वो भी करंट से रिलेटेड है क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। कोल्ड वार समाप्त हुआ, कोल्ड वार समाप्त के बाद किस प्रकार से देश इधर से उधर, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक थ्रेट। अभी आप देखिए कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से एक प्रकार से कंपेल कर रहे हैं स्टेट्स को, देशों को अपनी बात मनवाने के लिए, किस प्रकार से टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द कलरदान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल बी अ गेम चेंजर इन द मेंटेनिंग ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस इन इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट? बांग्लादेश के जो इंटरिम हेड हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम जाने नहीं देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, चिकन नेक है। और ये इंडिया और म्यांमार के बीच ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, कोलकाता से म्यांमार को स्विफ्टे पोर्ट को कनेक्ट करने का, इससे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हमारा, चूंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारा ही है, लेकिन उसके साथ हमें जो है, जैसे देखो कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट तक यदि वो जो सीट वे है यदि वो खुल जाएगा तो हमारे लिए इकोनॉमिक बर्डन भी कम हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। वहीं से ये क्वेश्चन है, अगेन करंट में ये चीजें चल रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन द लास्ट 1 decade हैज एनकरेज्ड ब्यूरोक्रेट्स टू थिंक बिग एंड ब्रेक डाउन सिलोस। डिस्कस। ये क्वेश्चन कहां से है? रोल ऑफ सिविल सर्विसेज गवर्नेंस से क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो एक स्टेटस क्वेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो वेवेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, उसको इनोवेटिव होना पड़ेगा। और वही यहां पर एक क्वेश्चन है कि अबाउट लास्ट 10 इयर्स में, 1 decade में कह सकते हैं, 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी जी, तब से लेकर के अभी तक जो है, इसमें कहा गया गवर्नमेंट इन द लास्ट 1 decade हैज एनकरेज्ड ब्यूरोक्रेट्स इनोवेटिव आइडियाज को एडॉप्ट करने के लिए। जो बॉटल नेक्स हैं, जो स्टेटस क्वेस्ट है, जो बेवेरियन मॉडल है, जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, जो नेपोटिज्म है, जो करप्शन है, और जो पुराने तरीके हैं काम करने के, उनको ट्रांसफॉर्म करके नए तरीकों को, इनोवेटिव आइडियाज को एडॉप्ट करके कि कैसे 21st सेंचुरी के इंडिया को आगे ले जाना है और एक वर्ल्ड ओवर एक पावरफुल कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करना है, वो क्वेश्चन यहां से। प्लस इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द विजन, ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। ये डायरेक्ट सिटीजन चार्टर से गवर्नेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, हालांकि इसमें थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आप कह सकते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। प्लस इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्कस द 6 मेजर प्रोविजंस ऑफ द वर्क अमेंडमेंट बिल 2025। जब हमारी क्लास हुई थी ऑफलाइन पैरीपुरा में,
तो वहां पर मैंने इसको स्पेसिफिकली इस टॉपिक को कराया था। हालांकि गवर्नर वाला पोर्शन भी कराया था, इस पोर्शन को भी मैंने कंप्लीट किया था। अभी भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर है डिस्कस द 6 मेजर प्रोविजन। जब डिस्कस होता है तो उसमें करते क्या है, उसमें लिखते क्या है। नेक्स्ट है, ये करंट में चल रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इस बिल को। नेक्स्ट है, इन इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर India's federal structure is in jeopardy. Give your regions in the light of center-state relations in India at present. अभी सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्पेसिफिकली दो स्टेट्स जहां पर पार्टी इन पावर, जो पार्टी इन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो पार्टी इन पावर स्टेट गवर्नमेंट्स में नहीं है, किस प्रकार से जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस स्ट्रेंड हो रहे हैं। आपने देखा होगा नीति आयोग की मीटिंग से जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, वो बीच मीटिंग से छोड़ करके चली गई। जिस नीति आयोग को कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन के साथ उस फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा रहा है? किस प्रकार से जो गवर्नर्स हैं वो गवर्नर्स स्टेट्स के बिल में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल में जो पास हो रहे हैं उनको एक्ट बनने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। किस प्रकार से जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन है उसको सम्मन करना, उसका प्रोरोगेशन करना, किस प्रकार से वो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस है उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट ना किया जाना, जो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस है इन अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स एज वेल एज डिसमिसल ऑफ द मिनिस्टर, क्या उनको गवर्नर के द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाना, ये कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज स्टेट्स में विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, प्लस इसके अलावा जो हमारी एजेंसीज है लाइक ईडी, इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है। और आई एम नॉट सेइंग कि भैया 100% केसेस में गलत किया जाता है, बट ये क्रिटिसाइज किया जाता, आरोप लगाए जाते हैं, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं कि ईडी, सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस का यूज जो है वो सिर्फ किस लिए, पॉलिटिकल डिफेक्शंस के लिए, सरकारों को गिराने के लिए या पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जाते हैं। और इससे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रिलेशंस हैं वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिलेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअल में करंट में चल रही चीजें हैं, करंट में जो न्यूज जो चर्चा में चल रहा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, elucidate the statement by Prime Minister Narendra Modi, the foundation of Viksit Bharat rests in 4 key pillars: poor, farmers, youth and women. Elucidate the statement by Prime Minister Narendra Modi, the foundation of Viksit Bharat rests in 4 key pillars: poor, farmers, youth and women. तो ये स्टेटमेंट भी अभी रिसेंट में जो मोदी जी के जो स्पीच थी वहीं से ये जो स्टेटमेंट निकाला गया है और डायरेक्ट स्टेटमेंट पुट कर दिया गया है, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, स्पेशली गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, स्पेसिफिकली सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, कि किस प्रकार से हमारी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज इनको फोकस करें। जब इनको फोकस करेंगे टारगेटेड वे में, किसको, पुअर का अपलिफ्टमेंट, फार्मर का वेलफेयर, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ स्किलफुल होना चाहिए, यूथ नॉलेजफुल होना चाहिए, तो मींस ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन इक्विटी, इक्वल पार्टिसिपेशन, अपलिफ्टमेंट, नॉट सेकेंडरी पोजीशन बट इक्वल पोजीशन विद द मेल काउंटर पार्ट। प्लस इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका जेंडर इक्वालिटी। Gender equality brings more inclusiveness, less violence, and lasting peace is elucidate. Gender equality. ये आपका सोशल जस्टिस से क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन है, चाहे आपका सोशल पर्सपेक्टिव में है,
जो उनकी जो सोशल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, अभी रिसेंटली जो है 33% रिजर्वेशन भी वुमेन्स को प्रोवाइड किया गया है, प्लस इसके अलावा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पावर मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, अंबेडकर जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था कि भैया किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है, किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस मेजर किससे की जानी चाहिए? वो प्रोग्रेस की जानी चाहिए कि उस देश की जो वेमेन्स है उनकी पोजीशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है। तो अगेन ये सोशल जस्टिस से क्वेश्चन है, और ये जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट की बात जो है ये रेगुलर वे में चली आ रही है। इसमें यदि इंडेक्सेस वगैरह वर्ल्ड ओवर जो इंडेक्सेस इशू होते हैं उसके जो फैक्चुअल डेटा यदि आप दे देंगे तो क्वेश्चन और बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट हाउ सऊदी अरेबिया कुड बी की टू इंडियाज एक्ट वेस्ट पॉलिसी। ये सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन और विशेषकर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये जो इंडियाज एक्ट इन वेस्ट पॉलिसी है, वन ऑफ द मेजर ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, और उसीलिए कहा गया कि सऊदी अरेबिया का क्या इंपॉर्टेंस होगा विशेषकर इस स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर पॉलिसी को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज हाउ इंडिया डिसीजन टू कीप द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस हैव सीरियस रिपरकशंस ऑन पाकिस्तान। ये अभी अगेन ये करंट का, प्योरली करंट का, जितने भी आप क्वेश्चंस देखें, यदि आपने एडिटोरियल्स, यदि आपने न्यूज भी ढंग से पढ़ी होगी, 4 पॉइंट भी यदि आपने कवर किए होंगे, तो शायद ये बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते थे। इवेल्युएट इंडियाज यूएसए पार्टनरशिप आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प बिगेन द सेकंड टेन्यूर एज प्रेसिडेंट। 25% टैरिफ इंपोज किया, प्लस पेनाल्टी रूस के साथ, रशिया के साथ यदि ट्रेड करना है तो रोज अलग अलग वे में जो है प्रेशराइज किया जाता है। उनका तो नेचर ही बिल्कुल जो स्पेसिफिकली सेकेंड टर्म में। अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्रिक्स कुड बी, अभी मीटिंग्स हुई थी, पावरफुल वाइज फॉर द ग्लोबल साउथ, एक्सप्लेन। ब्राजील, रशिया, इंडिया प्लस चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो इसी पर्सपेक्टिव में ये कहा गया है कि भैया एक पावरफुल वॉइस हो सकती हैं, और किस प्रकार से ब्रिक्स कुड बी अ पावरफुल वॉइस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिक्स का, और किस प्रकार से पावरफुल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, और सबसे बड़ा आजकल जो वर्ल्ड ओवर पावरफुलनेस की बात की जा रही है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में की जा रही है। तो यहां पर ये आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये अल्टीमेटली आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनीवे ये क्वेश्चंस हमने सिर्फ ओवरव्यू इस वजह से लिया है कि एक बार समझें कि किस प्रकार से जो कहां पर हमारा जो क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, वो किस प्रकार से करंट का यूज किया जा रहा है, स्टैटिक पोर्शन से उसको कनेक्ट किया जा रहा है, और किस प्रकार से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। बट इनको लिखना कैसे है, हालांकि थोड़ा बहुत मैंने चर्चा की है, बट स्पेसिफिकली वन टू वन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे अलग अलग सेशंस में। एक सेशन, नेक्स्ट सेशन जो हम पॉलिटी का रखेंगे, एक गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का रखेंगे, और जीएस पेपर 2 का पोर्शन कवर करेंगे। एक आईआर वाला पोर्शन है मैं कवर नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली वो भी कवर होगा। तो ध्यान रखिएगा, रूट्स आईएएस एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके आगे के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और आप रूट्स आईएएस एकेडमी से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये श्रीनगर में सिचुएटेड है, और आपके शहर में एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है।
दिल्ली की फैकल्टी सारी जो आप दिल्ली आकर के जो अवेल करेंगे वो आपको श्रीनगर में ही पेरीपुरा में अवेलेबल सिचुएटेड है। तो वहां पर आप जाकर के जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है आपका, तो वो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है, किसी भी प्रकार से मेंटरशिप आप अवेलेबल चाहते हैं तो मेंटरशिप भी अवेलेबल है। कंटेंट में यदि किसी प्रकार से प्रॉब्लम है तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि 4 अगस्त से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है रूट्स आइस एकेडमी में। तो आप यदि एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रीनगर में ही प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 4 अगस्त। सो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें, कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच।